नमस्कार, द स्टडी विद शरद की मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शरद। आज हम पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 से संबंधित विधेयक के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने एक डेटा संरक्षण कानून की आवश्यकता पर बल दिया, जो उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को उनके व्यक्तिगत डेटा पर प्रभावी रूप से सुरक्षित कर सके। इसके पश्चात न्यायमूर्ति बी.एन. कृष्णा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जिसने एक प्रारूप डेटा संरक्षण कानून का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए और उसमें क्या संरक्षण मिलना चाहिए। इस विधेयक को आमतौर पर गोपनीयता विधेयक के रूप में भी जाना जाता है। यह विधेयक डेटा के संग्रह, उसके संचालन और प्रसंस्करण को विनियमित करके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करता है। यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में भी संशोधन करता है। यह विधेयक सरकार, भारत की निगमित कंपनियां एवं भारत में व्यक्तियों की व्यक्तिगत डेटा के साथ कार्य करने वाली विदेशी कंपनियों के द्वारा डेटा प्रसंस्करण को भी नियंत्रित करता है। इस विधेयक में डेटा को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला प्रकार है व्यक्तिगत डेटा। यह वह डेटा होता है जो पहचान की विशेषताओं, लक्षणों से संबंधित होता है, जिसे किसी व्यक्ति की पहचान के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि नाम और पता। इसका दूसरा प्रकार है संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा, जिसके अंतर्गत वित्तीय डेटा, बायोमेट्रिक डेटा, स्वास्थ्य, आनुवंशिकी, जाति, धार्मिक विश्वास आदि को शामिल किया गया है। इसका तीसरा प्रकार है महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा, जिसके अंतर्गत सैन्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा डेटा आदि को सम्मिलित किया गया है। यह विधेयक गोपनीयता से संबंधित कुछ शर्तों को भी परिभाषित करता है, जैसे कि डेटा प्रिंसिपल, डेटा न्यासी या डेटा फिड्यूशियरी, डेटा अंतरण, डेटा लोकलाइजेशन। डेटा प्रिंसिपल, जिस व्यक्ति का डेटा संग्रहित एवं संशोधित किया जा रहा है उसे डेटा प्रिंसिपल कहते हैं। डेटा न्यासी, डेटा फिड्यूशियरी, यह एक सेवा प्रदाता हो सकता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं को प्रदान करने के दौरान डेटा एकत्र करता है, उसका संग्रहण करता है तथा उसका उपयोग करता है। डेटा अंतरण या डेटा ट्रांसफर, डेटा को देश की सीमाओं के बाहर अंडर वाटर केबल के माध्यम से देश में लाया जाता है। डेटा लोकलाइजेशन, यह किसी देश की सीमाओं के भीतर भौतिक रूप से उपस्थित किसी भी उपकरण पर डेटा संग्रहित करने का कार्य करता है। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक में स्वतंत्र नियामक प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत डेटा संरक्षण एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष की विशेषज्ञता के साथ एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्य सम्मिलित होंगे। इनका कार्य क्या होगा? व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाना, व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकना एवं विधेयक का अनुपालन सुनिश्चित करना। प्राधिकरण के आदेशों की अपील अपीलीय न्यायाधिकरण में की जा सकती है एवं अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी। अब इनके लाभ क्या होंगे? इस विधेयक के हम लाभों को देखते हैं। साइबर हमलों की निगरानी व जांच की जा सकती है। सोशल मीडिया, जिसका उपयोग कभी कभी गलत और भ्रामक सूचनाओं के प्रसारण करने हेतु किया जाता है, उनकी निगरानी और जांच की जा सकेगी, ताकि समय रहते उभरते हुए राष्ट्रीय खतरों को रोका जा सके। एक मजबूत डेटा संरक्षण कानून भी डेटा संप्रभुता को लागू करने के लिए मदद करेगा। अब इसके नुकसान देखते हैं। लोगों का ऐसा तर्क है कि फिजिकल लोकेशन विश्व संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि इनक्रिप्शन की अभी भी राष्ट्रीय एजेंसियों की पहुंच से बाहर हो सकती है। फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके खिलाफ हैं और उन्होंने डेटा के लोकलाइजेशन की संरक्षणवादी नीति की आलोचना की है। उन्हें डर है कि इसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ेगा। इसके अलावा ये भारत के युवा स्टार्टअप,
जो कि वैश्विक विकास का प्रयास कर रहे हैं या भारत में विदेशी डेटा को संसाधित करने वाली बड़ी फर्मों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। अभी यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति में विचार हेतु रखा गया है, जो कि अभी इस पर कार्य कर रही है। इस विधेयक के अधिनियम बन जाने से अभी होगा कि विदेशी कंपनियां अनाधिकृत रूप से भारत के लोगों का डेटा बिना परमिशन की नहीं ले जा सकेंगी। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत 26वें CISO डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें साइबर कानून विभाग समूह के समन्वयक श्री राकेश माहेश्वरी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ट्विटर अकाउंट के हैक होने का उल्लेख किया और कहा कि जब चीज़ें गलत होती हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन क्या कार्रवाई करने जा रहा है। हमारी वेबसाइट एवं ऐप सुरक्षित होना चाहिए और हमारे उपयोग की शर्तों को इस तरह से अंतिम रूप दिया जाना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से डेटा एकत्र किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब अधिकतर काम तीसरे पक्ष के संगठनों को आउटसोर्स किया जा रहा है तो आउटसोर्सिंग इस तरह से की जानी चाहिए कि नियंत्रण हमारे पास रहे। तो हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।